डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कॉमर्स की कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। पहले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और साथ में उसकी कॉन्सेप्ट्स भी स्टडी करते हैं। अ कंपनी सेल्स 1 liter bottles of mineral water at rupees 20 and a 100 ml spray version at rupees 50. This pricing approach is known as। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और अब जब हम यूनिट वाइज पढ़ते हैं तो हमें तुरंत समझ आ जाता है ये क्वेश्चन कौन से यूनिट से है। तो ये कॉमर्स का यूनिट नंबर 8 है, मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठी होती हूँ, हमारा पेशेंस, नर्वसनेस या फिर मोटिवेशन लेवल डिफरेंट होता है कंपैरिजन में जब मैं घर पर पढ़ती हूँ या मैं आपको जब पढ़ा रही हूँ तब आप मेरे साथ होते हैं। ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है यहाँ पर कि जब भी हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं, हम एकदम फोकस्ड रहे, लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। ठीक है। मैं कहती हूँ हमेशा क्वेश्चन में ही हिंट होता है। तो यहाँ पर वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। एक कंपनी सेल करती है 1 liter बॉटल ऑफ मिनरल वाटर। ठीक है। एक कंपनी सेल करी अपनी 1 लीटर की पानी की बॉटल 20 रुपीज में। एंड 100 ml स्प्रे वर्जन, तो उसी का स्प्रे वर्जन सिर्फ 100 ml वो 50 रुपए में बेच रही है। ठीक है। ये प्राइसिंग अप्रोच, तो ये प्राइसिंग से क्वेश्चन है। क्या ये कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग है? क्या ये इमेज प्राइसिंग है? क्या ये प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग है? क्या ये मार्कअप प्राइसिंग है? ठीक है। अब क्वेश्चन आता समझ आ गया। क्वेश्चन में उन्होंने यहाँ पर जो हिंट दी है वर्जन, यही इसका आंसर हमको हेल्प करता है। तो यहाँ पर है ना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग। बट अगर मुझे इस बार ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मुझे 2 मार्क्स तो मिल जाएंगे। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम हो सकता है यही कॉन्सेप्ट को डिफरेंट वे में पूछा गया। और तो ऑलवेज एंश्योर दैट वेन एवर यू आर रीडिंग दिस 4 ऑप्शंस, you know the meaning of these 4 options and try to analyze that how questions can be framed। ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि मैं क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करूंगी अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा है। तो अभी मेरे पास करेक्ट आंसर मुझे पता है, मेरे 2 मार्क्स मुझे आ गए, बट इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें आनी चाहिए। और साथ में मुझे ये भी याद रखना है कि एक ही क्वेश्चन में मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ रही हूँ। ठीक है। मैं आपको जब भी 5 क्वेश्चंस कराती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ आपके उसमें 20 कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाते हैं। ओके। अब तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े तो मैं हमेशा कहती हूँ नोटबुक, अपनी डायरी बना के लेके आइए, नोट्स लिखे आए। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, मैं कॉमर्स के क्वेश्चंस करा रही हूँ। और अगर आपको क्वेश्चन देख के मैंने बता दिया अभी क्वेश्चन यूनिट नंबर 8, तो अगर आपने यूनिट वाइज अपने नोट्स बनाए हैं, तो आज लिख दीजिए कि आज 22 अगस्त को हमने कवलप्रीत मैम के साथ मार्केटिंग का ये क्वेश्चन किया। या फिर कॉमर्स के नोट्स बनाए तो कॉमर्स में ऐड कर दीजिए। ओके। सिस्टमेटिक नोट्स जितना बनाएंगे उतने सिस्टमेटिक आपकी पढ़ाई होगी और एंड मोमेंट पे आपको नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग क्या रहती है। एक ये ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जहां पर कंपनी चार्ज करती है डिफरेंट प्राइसेस टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और द सर्विस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, स्टूडेंट्स और सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट मिलता है। अभी आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हो तो स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कंसेशन है, सीनियर सिटीजन के लिए कंसेशन है। तो ये क्या कर रहे हैं कि हम सेम सर्विसेज के लिए हम डिफरेंट प्राइस चार्ज कर रहे हैं। ओके। So that is customer segment based on the segmentation. Customer segment pricing is a strategy where a company charges different prices to different groups of customers for the same product or the service. So price is different, group is different, that is customer is different but the product remains the same। एग्जाम्पल्स दीजिए अपनी क्लासरूम में जब आप पढ़ाने जाते हो, जब आप खुद पढ़ रहे हो तो ये बहुत जल्दी रिटेंशन हो जाता है। ठीक है। बिकॉज डिफरेंट सेगमेंट्स हैव डिफरेंट विलिंगनेस और एबिलिटी टू पे। अब सेकंड अगर मैं बोलूं इमेज प्राइसिंग एक ऑप्शन है, तो इमेज प्राइसिंग क्या रहती है? यू आर सेटिंग प्राइसेस ओके टू रिफ्लेक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रांड्स प्रेस्टिजियस और लग्जरी इमेज। ठीक है। अगर आप आज 50 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो, 1 करोड़ की अगर कोई गाड़ी खरीद रहे हो, तो वो क्यों खरीद रहे हो? या घड़ी खरीद रहे हो, बैग्स, ब्रांडेड बैग क्यों खरीद रहे हो आप? क्योंकि वो ब्रांड का प्रेस्टीज वैल्यू है या उसकी लग्जरी इमेज है। एप्पल आईफोन्स, ठीक है, ब्रांडेड लैपटॉप्स, ब्रांडेड बैग्स। तो यहाँ पर एग्जांपल अगर आप कोई भी रोलेक्स की घड़ियां या जिससे भी आपको पता लगता है कि कोई रिच है, ऐसे हम एज्यूम करते हैं ना कि इन्होंने घड़ी पहनी महंगी वाली तो ये रिच है। सो एप्पल प्रोडक्ट्स प्राइस्ड हायर टू रिफ्लेक्ट क्वालिटी एंड स्टेटस। सो इमेज प्राइसिंग इन्वॉल्व सेटिंग प्राइसेस टू रिफ्लेक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रांड्स प्रेस्टिजियस और luxurious image। Why this is done? Price communicates quality and exclusivity. Not everybody can afford 1 लाख की घड़ी, 1 लाख की कार। जैसे नैनो आया था जब, तो लोगों को वो भी सब अफोर्ड नहीं कर सकते थे उस टाइम पर। ओके। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कि उन्होंने इमेज बनाने के लिए किया।
ओके। और मैं यहाँ पर सिर्फ टाटा नैनो की प्राइस की बात कर रही थी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट फॉर्म प्राइसिंग, जो इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर यू आर चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट वर्जन्स। ओके, डिफरेंट वर्जन, सेम प्रोडक्ट आपको डिफरेंट फॉर्म में मिल रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म इसलिए उसका नाम है। तो ये जो हिंट था क्वेश्चन में वर्जन, ठीक है। जैसे इकोनॉमी क्लास, बिजनेस क्लास, आप एयरलाइन में जाते हो, सीट तो वही होती है, ट्रेवल आप सब लोग सेम करो, सिर्फ वर्जन में डिफरेंट होगा। ओके, different models of smartphones. Why? Because you want to capture the different customer preferences who are willing to pay for that added feature. Markup pricing कैसे रहता है? You are selling a product and you have already decided a fixed percentage which is called as markup to the cost of producing or purchasing the product. Okay, तो यहाँ पर क्या होता है, मार्कअप परसेंटेज एक ऐड होता है। अगर प्रोडक्ट की कॉस्ट 100 है और कंपनी सोचती है उसके ऊपर 20% मार्कअप कर दे, तो सेलिंग प्राइस आपका 120 बन जाएगा। इट इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे टू एंश्योर कॉस्ट आर कवर्ड एंड डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन इज अचीव। ओके, सो मार्कअप प्राइसिंग, सेलिंग प्राइस बाय एडिंग अ फिक्स परसेंटेज। ठीक है, अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए तो वीडियो को पॉज करते उसी टाइम नोट्स बना लीजिए, या तो एक बार समझ लीजिए और सेकंड टाइम आप वीडियो जब देखोगे तो आप नोट्स बना सकते हो। तो कस्टमर सेगमेंट प्राइसिंग, where a company charges different price to different groups of customers for the same product. Image pricing, which reflects brand's prestigious or luxurious image. Product form pricing, different versions, okay. And markup pricing is you are adding a fixed percentage, okay. तो ये देखिए, अब मैंने आपको 4 कॉन्सेप्ट्स करा दिए एक ही, और मुझे 5 मिनट लगे, तो आपने मेरे साथ 5 मिनट में 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, करेक्ट आंसर भी आ गए। ओके, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपकी आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे। चंक सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज चंक, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। तो यहाँ पर अगर आपको नहीं पता चंक सैम्पलिंग, ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग का दूसरा नाम है। ओके, तो याद रखिए टर्मिनोलॉजी वर्ड्स पर वो बहुत फोकस करते हैं। जैसे मैंने कितनी बार बोला है, स्नोबॉल सैम्पलिंग को रेफरेंस बोलते हैं या चेन सैम्पलिंग बोलते हैं, ओके, रेफरल। सो यहाँ पर चंक सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। I have a playlist. I've created a playlist on research that is titled as How Research सीखे, तो उसमें मैंने बहुत सारे रिसर्च एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चंस कराए हैं, रिसर्च पेपर रिलेटेड, पीएचडी रिलेटेड, तो आप वो चेक कर सकते हो। और उसमें ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया सैम्पलिंग को। ठीक है, अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। तो कोटा नॉन प्रोबेबिलिटी, कन्वीनियंस भी नॉन प्रोबेबिलिटी, जजमेंट भी नॉन प्रोबेबिलिटी है। क्लस्टर सैम्पलिंग मैंने एक्सप्लेन किया था रिसेंटली वीडियो में, तो उसको मैंने, वो प्रोबेबिलिटी मेथड है। ठीक है, कब कौन सा यूज करना है वो भी मैंने आपको जस्टिफिकेशन दी है और आने वाली वीडियोस में भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कन्वीनियंस सैम्पलिंग और इसका चंक सैम्पलिंग है। अगर अब तक आपको कोटा सैम्पलिंग नहीं पता, जजमेंट सैम्पलिंग, तो आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। और अगर आपको तब भी क्लैरिटी नहीं मिलती है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। तो चंक सैम्पलिंग इज ऑल्सो नोन एज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी तो आपका आंसर तुरंत बन जाएगा। ये कौन से मॉड्यूल से क्वेश्चन है, कौन से यूनिट से, ये आपको बताना चाहिए। तो पहला बोल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एफडीआई, होली ओन सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन जीडीआर, एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दिए, तो ये मैंने आंसर्स मतलब वो कोडिंग वहां से डिलीट कर दिए। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले एफडीआई का मतलब क्या है, ओके। और ये जो नीचे ऑप्शन थी उनका भी मतलब क्या है। मैं हमेशा बोलती हूँ नेट सेट क्वालिफाई होने के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, और है ना एमसीक्यूज आप हवा में करो तो भी लक से हो जाता है कभी कभी। बट अगर आप आगे जाके टीचिंग प्रोफेशन में आने वाले हो, आप आने वाले हो और फिर आपको लगता है कि आप स्टूडेंट्स को कैसे एक्सप्लेन करोगे विदाउट द सपोर्ट ऑफ चैट जीपीटी और फिर एआई, या बच्चे खुद से पढ़ के आए, तो हमारी भी नॉलेज उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन एफडीआई। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देख लेते हैं, होली ओन्ड सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन जीडीआर, एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल। तो यहाँ पर है ना एफडीआई इंक्लूड करती इक्विटी स्टेक से, जैसे होली ओन्ड सब्सिडरीज, जॉइंट वेंचर्स और एक्विजिशन, मतलब पूरा, नॉट इन्वेस्टमेंट्स वाया इंस्ट्रूमेंट्स। तो जीडीआर, तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और ये क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आप, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बनता है ए, बी और डी, वो यहाँ पर करेक्ट बनते हैं क्योंकि ये इंक्लूडेड है एफडीआई में। ओके, और यहाँ पर जीडीआर और एफ मतलब सी और ई आंसर नहीं बनता। तो अगर आपको नहीं पता व्हाट इज जीडीआर और एफआईआईएस क्या है, तो ये आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। कॉन्सेप्ट में हमेशा बोलती हूँ, होते जीडीआर होता है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट जो एक कंपनी इशू करती है
in one country and it allows investors in other countries to buy shares in that company without dealing with local stock exchanges. ठीक है, एग्जांपल मैं देती हूँ, एक इंडियन कंपनी ने इशू किया ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स लंदन में, ठीक है, तो इंडियन कंपनी है बट इशू कर रही है जीडीआर लंदन में. सो फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन इन्वेस्ट, ओके, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट बाइंग शेयर्स डायरेक्टली ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट. तो व्हाट दे विल डू, जीडीआर में वो लोग, ठीक है, इससे क्या होता है, कंपनी को कैपिटल भी रेज हो जाता है फॉरेन इन्वेस्टर से और ये इजी हो जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को कंपनी के शेयर्स खरीदना. ओके, तो व्हाट इज जीडीआर, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट issued by a company in one country and allows investors in other countries to buy shares in that company without dealing with the local stock exchange. Okay, तो यहाँ पर क्या होता है, इससे क्या फायदा हो रहा है, कंपनी का पैसा भी आ जाता है, उसको रेस कैपिटल हो जाता है और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है इजिली खरीद सकते हैं. नाउ व्हाट आर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इज एन इन्वेस्टर, एफआईआईएस इन्वेस्टर है और इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं एक फॉरेन कंट्री में, दैट इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट जैसे स्टॉक और बॉन्ड्स. मैं एग्जांपल देती हूँ, अ यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड बाइंग शेयर्स इन इंडियन कंपनीज. ठीक है, तो यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड है, वो शेयर्स खरीद रहे इंडियन कंपनीज में. तो इससे क्या होता है ना, फॉरेन कैपिटल डोमेस्टिक मार्केट में आ रहा है और ये स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी और प्राइस मूवमेंट को भी इफेक्ट करता है. आई रिपीट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज एन इन्वेस्टर और इन्वेस्टमेंट फंड विच इज रजिस्टर्ड इन अ फॉरेन कंट्री that invest in another country's financial markets like stock and bonds. तो मैंने एग्जांपल क्या दिया, यूएस बेस्ड म्यूचुअल फंड है, ठीक है, वो यूएस बेस्ड है बट वो शेयर्स खरीद रही इंडियन कंपनीज के. तो यहाँ पर जब एफडीआई की बात थी तो एफडीआई में हमको क्या याद रखना है कि वहां पर ओनरशिप हो जाती है, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. तो व्हेन अ कंपनी और इंडिविजुअल फ्रॉम वन कंट्री इन्वेस्ट डायरेक्टली इनटू बिजनेस ऑपरेशंस और एसेट्स इन अनदर कंट्री यूजुअली बाय बाइंग और सेटिंग अप बिजनेस, ठीक है, तो एफडीआई मींस हैविंग अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल और ओनरशिप इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन कंपनी जो हमारे जीडीआर और एफआईएस में नहीं होता. तो आई होप सो मैं क्लियर हूं और आप समझ चुके हैं और आपने आज नया कॉन्सेप्ट भी अगर नहीं पढ़ा था तो सीख लिया. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इंक्लूडेड इन एफडीआई होली ओन्ड सब्सिडरी जॉइंट वेंचर एक्विजिशन इन्वेस्टमेंट इन जीडीआर और एफआईएस नहीं, क्योंकि वहां पर ओनरशिप नहीं है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. विच मार्केट कॉन्सेप्ट इज क्लोजली रिलेटेड टू एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग. अब ये एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग क्या है, एनईपी फोकस करिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर. अब ये एक्सपीरियंशियल मार्केट अगर हमको नहीं पता है तो ये नया कॉन्सेप्ट है और हमें जान लेना चाहिए, ठीक है, मतलब आप अगर मार्केटिंग के टीचर हो या आप एडवर्टीजमेंट देखते हो तो आपको ये श्योर पता ही होगा, आजकल के बच्चों को पता होता है. तो यहाँ पर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, रिलेशनशिप मार्केटिंग, कॉस्ट लीडरशिप और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. देखिए क्वेश्चन की ब्यूटी देखिए, वो कह रहे कौन सा मार्केटिंग कौन सा है. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, क्लोजली रिलेटेड टू एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग. तो क्या वो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, रिलेशनशिप मार्केटिंग है, कॉस्ट लीडरशिप. तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए और अगर आपको एक्सपीरियंशियल का ही वर्ड पता है तो आप है ना सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है. तो कॉन्सेप्ट जानने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ पढ़ाई जरूरी है. एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग क्या होती है, इट इज लाइक यू आर क्रिएटिंग एन इमर्सिव ब्रांड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, जैसे कोई इवेंट क्रिएट हो रहा है, जिस पॉपअप्स आ रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, इससे हम क्या करते हैं, हम कस्टमर्स को एंगेज करने की कोशिश करते हैं बोथ इमोशनली एंड फिजिकली. वी आर ट्राइंग टू गिव देम अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस रेदर देन जस्ट द प्रोडक्ट फीचर्स. अगर आपने इसकी कोई एडवर्टीजमेंट देखी होगी तो तुरंत अभी आपको याद आ जानी चाहिए. So basically, you are creating a immersive brand experiences and you are trying to engage the customers. You are involving them both emotionally and physically. मतलब दोनों बॉडी भी रिलेट हो गई इससे और मतलब आपने उनको कंप्लीटली इन्वॉल्व कर दिया, माइंड भी ले लिया, ठीक है. अब एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग से क्या बेनिफिट है या फिर कौन से मेथड से या उसके एग्जांपल्स क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है. और आजकल कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत ये दिया जा रहा है इंपॉर्टेंस. तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कस्टमर्स को इंगेज करने की कोशिश की जाती है इमोशनली और फिजिकली, उनका मेन होता है. और हम कैसे टूल्स यूज कर सकते हैं, कौन से टूल्स, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और उसमें क्या डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है. तो हमको याद रखना है कि यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है रिलेशनशिप मार्केटिंग, बिकॉज एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग बिल्ड्स डीपर कस्टमर रिलेशनशिप्स बाय फोकसिंग ऑन इमोशनल एंगेजमेंट एंड एक्सपीरियंस. ओके, सो याद रखिए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसका आंसर नहीं है, रिलेशनशिप मार्केटिंग है, क्योंकि रिलेशनशिप मार्केटिंग भी वही कर रहा है और ये एक डिफरेंट फॉर्म है उसका, बस एट अ हायर लेवल. ओके, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, लाइव कंसर्ट हो रहा है तो वो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग हो रही है. ओके, क्योंकि लाइव कंसर्ट में क्या हो रहा है, यू आर ट्राइंग टू एंगेज कस्टमर्स. जैसे कोई मैं बोलूं
डीजे पार्टी है या फिर कोई ऐसा इवेंट है जहाँ पर सिंगर आ रहे हैं, म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा है, तो यहाँ से मेमोरेबल एक्सपीरियंस आप क्या लेके जा रहे हो, मेमोरेबल एक्सपीरियंस लेके जा रहे हो। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए। और अब अपने एआर और वीआर अब तक नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा बोलूंगी उसके ऊपर भी। ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होता है? इट एड सर्टेन डिजिटल एलिमेंट्स, ठीक है, जैसे इमेजेस, साउंड्स, इंफॉर्मेशन टू द रियल वर्ल्ड थ्रू डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन्स और स्मार्ट ग्लासेस। ओके, तो यू आर यूजिंग योर फोन कैमरा टू सी हाउ फर्नीचर लुक्स इन योर रूम। या आइकिया वालों का आप ऐप डाउनलोड करोगे, आप देख सकते हो। पोकीमैन जो गो गेम थी, जहां पर वर्चुअल पोकीमैन था, वो रियल लोकेशंस पर ऐसे लगता था ना, तो वो एआर है। तो एआर और वीआर में क्या डिफरेंस है ये भी पता होना चाहिए। तो एआर में इट एड्स डिजिटल एलिमेंट्स लाइक इमेजेस, साउंड्स और इंफॉर्मेशन टू द रियल वर्ल्ड, बट यू आर यूजिंग सर्टन डिवाइसेस। तो एआर में डिवाइसेस लगते हैं। ओके, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? एक कंप्लीटली वर्चुअल वर्ल्ड बना दिया जाता है दैट यू कैन सी एंड इंटरेक्ट यूजुअली थ्रू अ हेडसेट दैट ब्लॉक्स आउट द रियल वर्ल्ड। तो आपका रियल वर्ल्ड ऐसे लगता है हट गया और आप वर्चुअल में आ। पुटिंग ऑन अ वीआर हेडसेट एंड एक्सपीरियंसिंग अ वर्चुअल टूर ऑफ अ म्यूजियम, रोलर कोस्टर राइड अपने घर से, और आप घर पर बैठे हो बट आपको लगेगा आप एक वर्चुअल दुनिया में आ गए। ठीक है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी में क्या होता है? वर्चुअल, यू आर एडिंग वर्चुअल थिंग्स टू रियल वर्ल्ड व्यू, whereas virtual reality it creates a fully virtual environment. ओके, तो आप अगर ऐसे इसके दो चार एग्जांपल्स देखोगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए। मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट्स एग्जांपल्स के बिना ना पढ़ने चाहिए ना पढ़ाने चाहिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है रिलेशनशिप, क्लोजली रिलेटेड टू। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने आपको समझा भी, लाइव कॉन्सर्ट होगा तो एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग होगी। ओके, तो ये देखिए एक ही में चार ऑप्शंस होते हैं, आप उनको स्टडी कीजिए। और अक्सर आप देखिए नेट सेट वाले भी क्वेश्चंस को थोड़े से प्रैक्टिकल तरीके से पूछते हैं। जैसे चंक सैम्पलिंग भले बेसिकली था, बट अगर हमको पता नहीं था उसका किसका नाम है तो वो हमें नहीं समझ आता। ओके, तो मैंने आज आपको कराई ये चार पांच क्वेश्चंस। मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो सेट एग्जामिनेशन की अभी रिजल्ट आया नहीं है, बट एक्सपेक्टेड एनी टाइम। और आपको क्या याद रखना है कि आप जब भी पढ़ रहे हो आप क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो। मैं हमेशा बोलती हूँ ऐसी बुक खरीदिए जहां पर आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ो और इमीडिएटली आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं। ठीक है, आज मैंने आपको जैसे ये मार्केटिंग का क्वेश्चन कराया, ये मैंने आपको रिसर्च का क्वेश्चन कराया, ये मैंने आज आपको बिजनेस का क्वेश्चन कराया, फिर मैंने आपको फिर से मार्केटिंग के नए कॉन्सेप्ट्स बताए। तो ऐसे आप एनालाइज कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं सिलेबस को साथ में लेके बैठिए, क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए। अभी सपोज आप देखिए आप क्वालिफाई नहीं हुए, तो एनालाइज कीजिए कौन से क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आ रहा था कौन से यूनिट से, या इसका सही आंसर हम क्यों नहीं बना पाए, या मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं आती थी, या मैं एनालाइज नहीं कर पाई। ओके, कुछ चीजें हम स्ट्रेटेजी से कर सकते हैं। मेरी बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप चेक कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, स्टूडेंट्स के साथ भी, यूजी पीजी वाले स्टूडेंट्स को भी काम आ जाएगा। और आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठते हो तो ये स्ट्रेटेजीज बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, नेवर गिव अप, कंसिस्टेंसी इज द की टू द सक्सेस। आई हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड एंड स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ, पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल हो। मैं हमेशा बोलती हूँ जब पढ़ने की ठान लिए तो डेडिकेटेड आवर्स जरूर दीजिए। कभी वैकेशन है आपके पास, कभी छुट्टियां आपके पास, ठीक है, कोई भी डेज आप निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। इसके अलावा ऐसे सोच के कि मुझे टाइम निकालना है उस तरीके से पढ़िए, तो जरूर आप क्वालिफाई होगे। लेट्स बिफोर आई बिकम एजुकेटर आई इंश्योर दैट आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर। टाइम नहीं मिलता है किसी को भी, टाइम निकालना पड़ता है। ओके, एंड जब टीचिंग में आई गए तो नेट सेट क्वालिफाई करना है, पीएचडी भी करनी है, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए। मैंने देखा है काफी लोग मेरे चैनल को जरूर देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, बट ना लाइक करते और ना फिर सब्सक्राइब करते। तो ऐसे मत कीजिए, मैं भी आप सबके लिए मेहनत कर रही हूँ। एंड मे यू ऑल क्वालिफाई। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन खुश रहिए और पढ़ते रहिए।